कारसाज हादसे वाली मुलजिमा नताशा का 15 रोजा जुडिशल रिमांड। पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो मुलजिमा को क्रिमिनल करार देने के हामी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी ने चीफ जस्टिस से वाकई का नोटिस लेने की अपील कर दी। केस के फॉलो अप पर बात करेंगे जावेद कामखानी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताइएगा। बिल्कुल जी, 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो जेल भेज दिया गया है। वहाँ पर भी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन वाक़या जो है वो ऐसा है कि जिस पर तफ्तीश की अब इतनी ज़रूरत नहीं है। फौरी तौर पर जो है इसके अंदर कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए कि तमाम जो स्ट्रीम मीडिया और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी काफ़ी जो है वो हाईलाइट है ये केस, और कराची के जो बासी हैं उन तमाम की नज़रें जो है वो इसी केस के ऊपर जमी हुई हैं, और यही जो उम्मीद कर रहे हैं और सिर्फ उम्मीदें जो हैं वो अदालत से है। इसलिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इसमें डायरेक्टली हिट हुई है। हादसा जो है रोज़ रूनुमा होते हैं, लेकिन एक केस जो है वो परवानी चढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की जानिब से जो है वो फैमिलीज से भी इज़हार यकजहती और इज़हार अकीदत भी किया जा रहा है। उनसे मुलाकातें भी दी जा रही हैं और उन्हें जो है वो इस बात की यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि उन्हें इंसाफ फराम किया जाएगा। गवर्नर सिंध भी जो है वो फैमिली से मिलते हैं। उसकी दूसरी जानिब जो है वो पुलिस हुक्काम की जानिब से एडिशनल आई जी कराची का भी बयान जो है वो सामने आता है। आई जी सिंध का बयान भी जो सामने आता है कि वाकई के अंदर कानूनी तकाज़ों को जो है मुकम्मल तौर पर पूरा किया जाएगा। जबकि सबसे अहम किरदार इसके अंदर जो है वो केस के अंदर पुलिस ने किया। वाक़या हो जाने के बाद फौरी तौर पर ऐसा कहना है पुलिस हुक्काम का कि पुलिस सबसे पहले वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जाकर जो है वो उस खातून को जो है वो कवर किया, इसलिए कि हजूम से जो है उसे बचाया और उसे महफूज बनाए रखा। लेकिन वहाँ पर रेंजर एहलकार और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो वहाँ पर तैनात होते हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर सर्विलेंस के लिए जो गश्त पर मामूर पुलिस होती है वो भी वहाँ पर वक्त पर पहुँच गई थी। और उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो थाना पुलिस भी पहुँची। उस सारे सिनेरियो को कंट्रोल भी किया गया, इसलिए कि माजी में ऐसे वाक़यात भी देखने में आए हैं कि जिसकी जानिब से एक्सीडेंट कर दिया जाता है, जो इसके अंदर एक्यूज़ होता है उसको जो है वो जलाने की कोशिश की जाती है, उसको पर तशद्दुद करने की कोशिश की जाती है। इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो खातून हो जाने के बायस एक अंसर ये भी था कि वो कुछ महफूज नहीं, और दूसरा लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह के चीज़ें ज़रूर हुई जो कि इस हादसे के फौरी बाद जो वो नहीं होनी चाहिए थी। उस पर भी जो है पुलिस ने तबसरा किया, लेकिन अब तमाम चीज़ें जो है वो गिरद घूमती हैं अदालत के, और अदालत से जो इंसाफ के मुतलाशी हैं और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इनसे इज़हार यकजहती के लिए जो इस हादसे का शिकार हुए फैमिली और जो ज़ख्मी हैं उन तमाम से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं, और इनके इंसाफ के लिए जो आवाज़ें भी बुलंद की जा रही हैं। कराची के अंदर पहला इस नोयत का कोई वाक़या या पाकिस्तान के अंदर नहीं है। MPAs, MNAs और बड़े लोग जो हैं उनकी गाड़ियों से भी लोग हिट हुए, और उसके बाद उन्हें भी जो है वो सज़ाएँ भी मिली, और इसके साथ साथ जो है अदालतों से फैसले भी जो है वो जो मजलूम थे उनके तवक्कात के मुताबिक उतरे। लेकिन एक मामला जो है वो ऐसे हादसात के अंदर यकीनी तौर पर जो है वो कोई ऐसी सज़ा नहीं होती है कि जिसके अंदर उम्र कैद या सज़ाए मौत आ जाए। यकीनी तौर पर जो कानून कहता है उसके मुताबिक जो है उनको सज़ा भी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैद की सज़ा इसके अंदर होती है या जुर्माने की सज़ाएँ होती हैं। लेकिन वाक़या इसलिए शिद्दत इख्तियार कर गया कि उसके अंदर जो हिट हुए हैं, जो बराह रास्त इसका शिकार हुए हैं, वो बाप और बेटी है, और उनका पस मंज़र जब जाकर देखा, उनका बैकग्राउंड देखा तो उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात ज़िंदगी की आगे की जो है वो चकनाचूर हुई हैं। आमना जो है वो यकीनी तौर पर एक बड़ी IT की कंपनी के अंदर जो है वो कराची की मुलाजमत करती थी, और अपने आगे जो है उनकी एजुकेशन भी जो है वो जारी थी, और उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती तालीमी मैदान में भी, और इसके साथ साथ अपने अमली मैदान में भी जाकर कुछ ना कुछ कारनामे सोचे हुए थे। और उसके साथ साथ जो बाप जो है वो एक खातून कुछ ना कुछ किरदार अदा करती हैं अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए भी। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हजूम के मामले पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें नम्रा ने भी ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से इस वाक़े पर मुजाहरा किया जा रहा है। बताइएगा नम्रा, क्या कहना है ख़वातीन का? बिल्कुल जी, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और सोच और इसके इश्तराक से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है प्रेस क्लब के बाहर, और बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इस एहतजाज में शिरकत की और आमना के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। और यकीनी तौर पर यहाँ के शुरका का ये एक ही मुतालबा था कि वो इंसाफ चाहते हैं आमना के लिए, आमना के वालिद के लिए जो अफसोसनाक हादसा पेश आया कारसाज के मकाम पर। इसमें नौजवान तालिब इल्म जो तलबा थी उन्होंने जान की बाजी हारी है, और साथ कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और ऐसे ही इनका शुरा ये कहना है कि ऐसे ही दीगर वाक़यात शहर में आए रोज़ जन्म लेते रहते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि इंसाफ फरहम किया जाए। इसी हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल और सोच और की जो प्रेसिडेंट है
جی ٹھیک ہے، نمرہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، جاوید کا رخ کر لیتے ہیں۔ جاوید، اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہجوم سے بھی بچایا گیا خاتون کو، اور کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تشدد کیا جاتا ہے، مار دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، یہی چیز سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ پولیس کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے، جو جاوید آلا موڈھو صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اس معاملے کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ جو لوگ موقع پہ چوروں کو پکڑ کے جلا دیتے ہیں، کسی نہ کسی واقعے میں ملوث ہو کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو اس طرح پولیس کا کردار اور غیر سنجیدہ ہے، اس طرح لوگوں کے اس اقدام کو بڑی تقویت مل رہی ہے۔ بالکل جی، یہ جو واقعہ ہے یقینی طور پر حادثہ ہے، یہ قتل نہیں ہے۔ اگر قتل ہوتا تو اس کی جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ اس لیے کہ وہ پورا پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس متاثرہ خاندان کی کسی سے دشمنی تھی، اور نہ ہی ان خاتون کی نتاشا جو اس کے اندر مرکزی کردار ہے، ملزم ہے، ان کی دشمنی تھی۔ یقینی طور پر کراچی کے اندر بعض اوقات ایسے دیکھا گیا کہ گاڑیوں کے بھی نظر آتش کیا گیا، اور صرف نتاشا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے کہ خواتین جس میں براہ راست دکھائی دی اس میں وہاں پر بھی تشدد کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہجوم کے اندر صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ملانے کے لیے اور چیمپئن بننے کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ ایک اور ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا جس کی شواہد بھی ملے، اور جس کو پولیس کی جانب سے بذات خود جو ہے وہ اس کی فوٹیج بھی دیکھی گئی، اس لیے کہ تمام جو وہاں لوگ موجود تھے، ناظرین تھے، اس کو براہ راست دیکھنے کے اس ایونٹ کو جو وہاں پر ہجوم جو جمع ہوا تھا اس میں فوٹیجز بھی بن رہی تھی موبائل پہ، تو موبائل کی فوٹیج کے مطابق جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ جب نتاشا کو موبائل میں بٹھا دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اسے پر پیٹرول چھڑکنے کی کوشش کی گئی، ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی جسے پولیس وہاں پر موجود رینجرز اور دیگر جو شہری تھے انہوں نے اس عمل کو دیکھ کر روکا، اور اس شخص کو جو ہے وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر اس مقام سے جو ہے وہ دوسری جگہ شفٹ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پر آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی کہ جس کے اندر خاتون کو جو ہمارا معاشرہ جس بات کی مکمل طور پر اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ملزم ہو یا مجرم ہو۔ ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، نمرہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایک مرتبہ پھر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کی جانب سے؟ یقینی طور پر ملک بھر کی طرح، شہر بھر کی طرح ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے جو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس کے شرکا کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ آمنہ کو اور آمنہ کے والد کو انصاف فراہم کیا جائے۔ جس طرح سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا اور جس طرح سے کو جو ہے وہ گاڑی سے کچلا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ صرف ایک ہی ان کی فریاد ہے، ایک ہی آواز ہے، ملک بھر سے آواز آ رہی ہے کہ آمنہ اور اس کے والد کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اسی بنیاد پر آج یہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ شرکا نے آمنہ کی تصویروں کو ہاتھوں میں اٹھائے، شدید نعرے بازی بھی کی اور عدالت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اب جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ اس کے اہل خانہ بھی اور ملک بھر میں تمام لوگ جو ہے ان پر جمائے بیٹھے ہیں وہ انصاف فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر نے کسی پریشر میں آئے بغیر جو ہے وہ مثبت رپورٹ جاری کی ہے اور وہ کسی پریشر میں نہیں آئے۔ اب وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اور بھی دیگر ادارے پریشر میں نہ آئیں اور جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے، انصاف فراہم کیا جائے۔ کرتلین جو پریزیڈنٹ ہیں سوچ عورت کی، ان سے بات کریں گے۔ بتائیے گا کیا مطالبات ہے اور کیا لگتا ہے انصاف مل جائے گا آمنہ؟ السلام علیکم جی، ہمارے مطالبات تو یہی ہیں کہ سرمایہ دار طبقہ ہمیشہ سے مزدور طبقے کو کچلتا آیا ہے، ہمیشہ سے متوسط طبقہ جو ہے وہ پستا چلا آیا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ جو ایک متوسط طبقے کا ایک ایسا آدمی جو حلال روزی کما رہا تھا، روزی روٹی کما رہا تھا، وہ روڈ پر بغیر کسی ٹریفک کو توڑے ہوئے، کسی سگنل کو توڑے ہوئے، تمام ٹیکس پیئر تھا، وہ اپنے بچوں کو بہت ایمانداری سے پال رہا تھا، اور اس کی کیا غلطی تھی کہ جو اس کو سرمایہ دار طبقے کی ایک بگڑی ہوئی اولاد نشے میں دھت آ کے اسے جو ہے جاں بحق کرتی ہوئی چلی گئی، اس کا کیا قصور تھا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان سے اس سرمایہ دار طبقے کی پکڑ کی جائے اور صرف پیسے دے کر ان جانوں کا سودا نہ کیا جائے۔ ان جانوں کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف کے دروازے ہم اس وقت تک کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ ہمیں انصاف سے پوری امید ہے، ہمیں عدالتوں سے امید ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی امید ہے کہ عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ گو کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہے کہ لوگ انصاف کا در ذرا کم ہی کھٹکھٹاتے ہیں، کیونکہ نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ انہیں اعتبار ہے اور نہ قانون بنانے والوں پہ اعتبار ہے، لیکن انہوں نے ہمت کی اور بغیر کسی ودیت کے پیسوں کی ڈیمانڈ کیے بغیر، مطلب انہیں آفر ہو رہے تھے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے اور وہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے اور عدالت انہیں انصاف دے۔ بہت شکریہ۔ یقینی طور پر
को पूरा किया जाए। जिस तरह से ये इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, आज सुबह जामिया कराची में भी एक पुरअमन वॉक का इनेकाद किया गया था। शहर भर में, मुल्क भर में ही बल्कि ये एक मुहिम चलाई जा रही है, न सिर्फ इस तरह से अमली तौर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो है मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि आमना को और उसके वालिद को इंसाफ फरहम किया जाए। जिस तरह से ये मुआशरे में फैलती हुई एक चीज़ है कि जो अक्सर ऐसे हादसात वाक़यात पेश आते हैं जिस पे जो है वो इंसाफ फरहम नहीं किया जाता है, और जो लवाहिकीन है वो हमेशा इंसाफ के मुंतज़र रह जाते हैं, लेकिन वो इस मामले पर कहती हैं कि जो अब जो है वो इंसाफ करना चाहिए। अदालत से उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके अहले खाना भी और तमाम मुल्क के जो है वो लोग जो इस हादसे से जो है मुतासिर हुए और इस हादसे पर देखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये एक अफसोसनाक हादसा है और इस पर जो है वो इंसाफ लाजमी होना चाहिए। अदालत में केस तो चल रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अदालत से पुरुम्मीद हैं कि वो ज़रूर इंसाफ फराहम करेंगे और नताशा को कटहरे में लाया जाएगा। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नताशा को जो है वो मुलजिम ना कहा जाए, मुजरिम कहा जाए, क्योंकि नताशा जो है वो उनका जो वीडियो है वो सबके सामने है, पूरे सोशल मीडिया पर है, तमाम मीडिया पर जो है वो तब सब लोगों ने देखी और जहाँ वो मौजूद लोग थे यानी शाहिदीन उन्होंने भी देखी है, और उनके मुताबिक भी यही कि वो उसी वक्त वो हादसा पेश आया, सब ने देखा, जिस पर जो है वो दो जो जाबहक हुए बाप बेटी उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया, जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया, और उस वक्त जाए वक़्वा पर पुलिस और रेंजर भी मौजूद थी। तो ये तमाम सूरत हाल सब ने देखी है, तो इंसाफ जो है वो उस पर ज़रूर होना चाहिए। इस पर तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको, उसके लवाहिकीन को, आमना के अहले खाना को उस पर इंसाफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, आमना और उसके अहल खाना को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नम्रा और जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब कर ली। पुलिस अफसर की रिश्वत मांगते हुए वीडियो शहरी ने बना ली है। कानून के रखवाले कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिम की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब की। पुलिस अफसर की रिश्वत मांगते हुए वीडियो भी शहरी ने बना ली है। ये वीडियो आप सिटी 21 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। खुफिया कैमरे के ज़रिए ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो शख्स डकैती के मुलजिम की रिहाई के लिए 90,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा है। जी हाँ, कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं और शाहलतीफ टाउन थाने की तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब कर ली है। पुलिस अफसर की रिश्वत मांगते हुए वीडियो शहरी ने बनाई, जो कि सिटी 21 ने हासिल कर ली है, और ये वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर की ये वीडियो है, जिन्होंने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब की। पुलिस अफसर की रिश्वत मांगते वीडियो शहरी ने बना ली। कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। शाहलतीफ टाउन की बात करेंगे, जहां थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब कर ली है। कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब कर ली। पुलिस अफसर की रिश्वत मांगते हुए वीडियो शहरी ने बना ली, और ये वीडियो सिटी 21 ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है रिश्वत तलब की गई है शहरी से। डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब कर ली। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले हैं। शाहलतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर ने डकैती के मुलजिमान की रिहाई के लिए 90,000 रिश्वत तलब की है। कामरान मिनहास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, खुफिया वीडियो भी सामने आई है जो हमारे कानून की संजीदगी सामने लेके आई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहलतीफ थाने के बाहर मौजूद हूँ, जिस थाने के एहलकार पे तफ्तीशी टीम के मेंबर हैं ये ASI इफ्तिखार तनोली, जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने जो है रिश्वत का मुतालबा किया है, और उस पर जो है SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर ने जो है एक्शन लेते हुए उन्हें फिलहाल मुअत्तल भी कर दिया है। इस वक्त जो है वो ASI मेरे हमरा मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, जब हम अंदर गए तो जिन मुलजिमान को छोड़ने की बात की जा रही थी वो मुलजिमान जो है लॉकअप के अंदर मौजूद हैं। हमने उनकी जो है वीडियो भी बनाई है। इस वक्त ये ASI मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आप वीडियो में 80,000 रुपये मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, क्या मामला है?
یہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں صحافی، جیلی صحافی کئی آتے ہیں، روزانہ 10-20 یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ملزمان جو جن کی بات ہو رہی ہے، یہ آپریشن ٹیم نے گرفتار کیے تھے سعید ذوالفقار صاحب نے 18 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، 19 تاریخ میں ان کو کورٹ میں لے کے گیا اور مجھے 3 دن کا ریمانڈ ملا۔ آج ان کی شناخت پریڈ ہونی تھی، لیکن عدالت کا ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے مجھے کل کے لیے انہوں نے 1 دن کا مزید پی سی ریمانڈ دیا، جن کی کل میں شناخت پریڈ کرانی ہے مجھے صبح 9 بجے کا ٹائم مجھے مجسٹریٹ صاحب نے دیا JM 3 نے۔ صحیح ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئے 20 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ میرے پاس آلریڈی گرفتار تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو مختصر بتائے نا تھوڑا۔ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار 50,000 روپے دیتا ہوں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، کیوں چھوڑ دیں؟ مقصد مجرم کو کیسے جرم میں کیسے شامل ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ گرفتار ہیں۔ اچھا، میں ان کو اوپر اپنے کمرے میں لے کے گیا ہوا تھا، انٹروگیٹ کر رہا تھا جب یہ آئے، تو انہوں نے مجھے آفر کی، تو میں نے بولا نہیں یار آپ ایسا کرو 80,000 روپے لے آؤ۔ کیوں آپ نے کیوں بولا؟ جان چھڑانی تھی، میں نے جان چھڑانی تھی کہ جاؤ بھائی 50,000 کہاں سے؟ اتنا ڈر لگ رہا تھا آپ کو کہ آپ بول رہے ہیں جعلی صحافی؟ کئی آتے ہیں سر، یہ پہلے نہیں آئے، کئی آتے ہیں صبح سے شام تک، کئی آتے ہیں۔ آپ کو ایسی ضرورت کیوں پڑی بولنے کی کہ 80,000 روپے دے دیں؟ کیا معاملہ، وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ میں جان چھڑا رہا تھا ان سے اچھا، کہ یہ جائیں، نہیں ڈرتے نہیں، میں کام کر رہا تھا اور وہ کام میں انٹرفیئر کر رہا تھا، وہاں سن رہا تھا۔ اچھا، تو اب جو چیز میں ان سے پوچھ رہا تھا وہ تو میں خود پوچھ رہا تھا، کیونکہ 3 ڈکیتیوں میں وہ گرفتار ہیں، جن 2 ڈکیتیاں میرے پاس ہیں اور ایک ایسا یعقوب صاحب ٹھیک ہے، ان کے پاس ہیں، وہ ملزمان جو ہیں۔ تو یعنی آپ کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پھنسانے کی سازش ہے؟ مجھے پھنسانے کی سازش ہے۔ مجھے بعد میں کال کی انہوں نے کہا، اچھا بعد میں یہ آئے تو تقریباً گھنٹے 1.5 کے بعد دوبارہ آئے میرے پاس۔ دوبارہ تو ملزمان تو نہیں تھے، میں لاک اپ کر دیے تھے۔ تو بولا یار وہ کیا ہوگا ملزموں کا؟ میں نے وہ تو میں نے چھوڑ دیے، جیسے مذاق جان چھوڑانے کے لیے۔ اچھا، میں نے وہ تو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اب آپ کو SSP صاحب نے معطل کر دیا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے میرے خلاف چلائی ہے، تو افسران ہیں وہ کریں گے، لیکن وہ انکوائری ہوتی ہے، میں ان کو بتا دوں گا ساری بات۔ کوئی ایسا نہیں ہے، میرا جرم تو ہے نہیں کوئی، ملزمان تو لاک اپ میں آپ نے بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو موجود ہیں ابھی، اور صبح ان کی شناخت پریڈ ہونی ہے، پھر اس کے بعد وہ جیل جائیں گے۔ وہ تو ڈکیتی میں پہلے سے گرفتار تھے، چھوڑ تو جی بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان جو ہیں ان کی حراست میں ہیں، اس وقت بھی لاک اپ میں ہیں، اور انہوں نے جو ہے رشوت دے کے انہیں نہیں چھوڑا ہے۔ وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ کچھ جعلی صحافی ہیں جو آ کے پولیس کو بلیک میل کرتے ہیں، دباؤ کا شکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے الفاظ کہتے ہیں، نہ انہوں نے رقم لی ہے، اور ان کو جو معطل کر دیا گیا ہے، جو انکوائری ہوگی اس میں جو ہے یہ سامنے پیش بھی ہوں گے اور جوابات بھی دیں گے۔ جی بالکل کامران، ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ سمجھ ہمیں بھی نہیں آئی ان کی بات کی۔ 2-4 سوالات کرتے تو شاید معاملات کھل کے سامنے آئے جاتے۔ ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سندھ بیوروکریسی میں تقرری اور تبدیلیاں۔ تمیز الدین کھیڑو سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلی اور ساحلی ترقی تعینات کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بیوروکریسی میں تقرری اور تبدیلیاں جاری ہیں۔ تمیز الدین کھیڑو سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلی اور ساحلی ترقی تعینات کر دیے گئے۔ بات کرنے کے لیے آزاد نہوریوں ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، حکومت نے تمیز الدین کھیڑو کو بطور سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ 20 گریڈ کے افسر تمیز الدین کھیڑو تقریر کے منتظر تھے، وہ ہوسٹ ہی ان کو بنایا گیا تھا، لیکن آج جو ہے ان کو جو ہے حکومت نے سیکرٹری ماحولیات، موسمی تبدیلی و ساحلی ترقی تعینات کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی کے سینٹرل جیل کے سامنے گزرنے والی سڑک 8 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر گڑھے پڑ گئے، علاقہ مکین کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے میر کی ریو سے۔ جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے علاقے سینٹرل جیل کے باہر موجود ہوں۔ سینٹرل جیل کے باہر سے گزرنے والا جیل روڈ کہلاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے بالکل عثمانیہ کالونی ہے۔ یہ روڈ تقریباً گزشتہ 8 سے 9 مہینے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ اگر میرا کیمرامین کاشف آپ کو دکھا سکے تو یہ یہاں پر یہ روڈ کی یہ حالت ہے۔ تقریباً 8 ماہ سے اسی روڈ کی یہی حالت ہے، نہ اس کی مرمت کی جا رہی ہے۔ پورا روڈ جو ہے، پورے روڈ پر کھڈے پڑ گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے، شہری حکومت کی جانب سے کوئی بھی اس روڈ پر جو ہے دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
जी। लोकल गवर्नमेंट सिंध के शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ने टाउन हुकूमतों के माली वसाइल को निगलना शुरू कर दिया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहार अली खट्टर कहते हैं कि टाउन का अपना शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लोकल गवर्नमेंट के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से टाउन हुकूमतें कंगाल। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का अपना शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तैयार करने का ऐलान। गौहर खटक ने शिकवा किया कि हर टाउन 50 लाख रुपए की तनख्वाहें बिला वजह तख्लीक करदा पोस्टों पर झोंक रहा है। शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कई गैर जरूरी पोस्टें मौजूद हैं। महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से मुसलसल तकरीरों पर अफसरान को खपाना मुश्किल हो गया है। SLGA की शिक 123 के तहत अपना शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं और हमें बड़े मसले हो रहे हैं। हर महीने कोई 4-6 ऑफिसर भेज दिए जाते हैं और उनकी तनख्वाहें लाखों में होती है और हर महीने हमें 70-80 लाख रुपए देने होते हैं एक्स्ट्रा सैलरी में, जबकि हमारे पास उन पोस्टों पर ऑलरेडी मुलाजमीन मौजूद है और एक्स्ट्रा मौजूद है। तो इस पर हमने काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस पर जल्द हम काम करेंगे और वो भेजेंगे ताकि वो उनको एक्सेप्ट करे और शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई हो तमाम टाउनों पे। और हमारी गुजारिश है लोकल गवर्नमेंट बॉडी से कि वो इस पर काम करें। शेड्यूल तैयार करने वाले अफसर का कहना था कि पहला बाज़ाब्ता माली साल का बजट पेश किया तो अजीबो गरीब शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का सामना करना पड़ा। जो पोस्टें 1981 से कौंसल सर्विस अफसरान और मुलाजमीन के लिए रखी जाती थी, इनको भी SCUG कर दिया गया। चेयरमैन की हिदायत पर शेड्यूल और एस्टेब्लिशमेंट के जो है काम को हमने तेज़ी से स्टार्ट कर दिया और ये चंद हफ्तों के अंदर जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि तमाम डिपार्टमेंट शेड्यूल और एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलें और टाउन का शेड्यूल और एस्टेब्लिशमेंट होगा जो चेयरमैन की हिदायत पर तैयार किया जा रहा है। टाउन इंतजामिया के मुताबिक मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से टाउन हुकूमतों को तकरीबन 50 लाख रुपए की तनख्वाहें बिला वजह की तख्लीक करदा पोस्टों पर अदा करनी पड़ रही हैं। हालांकि टाउन में मुख्तसर अफसरान का नेटवर्क बेहतरीन काम कर सकता है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत की अदम तवज्जुही से सिविल अस्पताल और उसके अतराफ की सड़कें खस्ता हाल हो गईं। मुसाफिरों और एम्बुलेंसेस को शाहराहों की टूट फूट से शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार दरख्वास्त देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। मजीद इसी पर तफसीलात जानेंगे ताहम अली की रिपोर्ट में। शहर कायद में मसाइल के अंबार, शाहराहें भी खस्ताहारी का शिकार। इंतजामिया की गफलत के बायस सिविल अस्पताल के अतराफ सड़कें मुसाफिरों के लिए अजियत का सबब बन गई। एम्बुलेंस तक का गुजरना मुश्किल। एम्बुलेंस ड्राइवर्स का कहना है कि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में काफ़ी मसला होता है। रोड पर खड़े न हो तो जल्द मरीजों को लाया और ले जाया जा सकता है। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है हमको। देखो ये दो गाड़ी खड़ी होती है, उस तरह भी गाड़ी हम लोग खड़ी कर देते हैं, यहाँ रिक्शे भी खड़े हो जाते, बार बार मुझको बोलते हैं हटाओ यहाँ से, हमारी इमरजेंसी आ रही है। अभी भी आप देख रहे हो कि इमरजेंसी आ रही है, तो हम यहाँ पर ना रोड जो है ना बिल्कुल जाम मिलता है हमें, तो हम कोशिश करते हैं उस तरफ से घुमा के ले आते। इस दौरान में जो ना मरीज जो है ना उसकी हालत मजीद सीरियस हो जाती है इन्हीं गड्ढों की वजह से। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद मरतबा दरख्वास्त देने के बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ। सड़क रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल में इजाफा कर रही है। दरख्वास्तें तो बहुत दी गई है, तकरीबन 2 महीने हो गए। ये पूरी पट्टी पूरा रोड इन्होंने खोदा हुआ है, 2 महीने हो गए। यहाँ बहुत परेशानी है ट्रैफिक में, एम्बुलेंसों के लिए। इमरजेंसी हॉस्पिटल है सामने, कोई तवज्जो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस खुदाई करके चले गए। सड़कों की खस्ताहाली के बायस सिविल अस्पताल के अतराफ ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिनका खात्मा ज़रूरी है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ ताहा मलिक, कराची। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने का मिशन। निजी होटल में 10वें बैनुल-अक़वामी माहौलियात, सेहत और सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का इनेका किया गया। स्पीकर से माहौलियाती मसाइल को आलमी चैलेंज करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। माहौलियाती मसाइल से दुनिया पर खौफ के साए। मुख्तलिफ शोबे-जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मकामी होटल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कौंसल जनरल UAE बखीत अतीक अल रोमेती ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से नुकसानात हुए, खुराक और अद्वियात की किल्लत हो गई। प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करना होगा। पानी के लिए शीशे वाली बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए। सामने शीशे वाला पानी का बोतल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी है। आप प्लास्टिक बोतल रखे हुए इधर से बंद कर लो, इधर से शुरू कर लो। मैं बहुत कोशिश किया वो पानी के बोतल खोल के पी रहे,
मेरे को लगी तस्वीर ले गया, बोले कि देखो ये प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने हाथ नहीं लगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली पर आगाही कम है। आगाही फराहम करने के लिए मजीद इस तर्ज की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने की जरूरत है। सीनियर नायब सदर अल्ताफ गफ्फार ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिरा अशिया के 5 ममालिक की फहरिस्त में आता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान है ना इस एशिया रीजन के टॉप 5 पोल्यूटेड ममालिक में है, जिसमें एयर पोल्यूशन भी शामिल है, जिसमें सी पोल्यूशन शामिल है और जिसमें ग्राउंड ये पोल्यूशन भी शामिल है। जो हमारी हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं वो पता नहीं कहाँ धरे के धरे रह गए हैं। तो हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम अगर मुनक्किद होते रहेंगे, लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमको बहुत मदद मिलेगी इसको आने वाले ख़तरे का सामना करने में। ऑर्गेनाइजर महमूद तरीन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कॉरपोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद को बुलाते हैं ताकि वो हेल्थ सेफ्टी पर सरमाया कारी करें। कॉन्फ्रेंस का बेहतरीन रद्द अमल आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी कॉन्फ्रेंस में आने लगे हैं। हम हर साल ही कॉन्फ्रेंस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 साल से रेगुलर कर रहे हैं और हर साल हमें बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। हर साल नई नई कंपनीज ऐड होती हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग भी दोबारा ज्वाइन करते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आने लगे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में आके वो बताते हैं कि उनके मुल्क पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। वो अपनी जो प्रोफेशनल एडवाइस है वो पाकिस्तान को देते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सदर कराची चैम्बर और कौंसल जनरल UAE समेत दीगर को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के सिटी 21। कराची चैम्बर के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कराची के छोटे ताजिर मैदान में आ गए। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि इस बार इलेक्शन में बिजनेसमैन ग्रुप के सामने बिजनेसमैन अलायंस लेकर आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि कराची चैम्बर का जो दंगल है इलेक्शंस का, वो अब 21 सितंबर को जो होने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए अब एक ग्रुप जो हम देख रहे हैं, ताज़े तंजीमें जो कराची की ताज़े तंजीमें मानी जाती हैं, वो एक सामने उभर के आई हैं और इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो एक ज़बरदस्त इलेक्शन कंटेस्टेंट होने वाले हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो हम बारी बारी इनसे बातें करते हैं, लेकिन ज़रा जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। एक ग्रुप कोई बड़ा पैनल बन के आएगा या 2 पैनल होंगे? शकील भाई पहले आप बता दें। कराची बिजनेसमैन अलायंस के नाम से एक हमने ग्रुप फॉर्म किया है और उसमें कराची की तमाम छोटी बड़ी ताजिर तंजीमें और सनतकार शामिल हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा आपको एक यूनिटी नज़र आएगी ताजिरों में और जो यहाँ पे एक ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है इंशाअल्लाह उसके दिन पूरे हो गए। रऊफ भाई, बड़े आप कराची चैम्बर के ऊपर गरजते बरसते नज़र आते हैं, फिर नॉमिनेशन जमा हो गई है, कोई एतराज़ात तो नहीं है अभी तक? क्या बात है, इस ग्रुप के साथ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या इस दफ़ा अकेले होंगे? देखें, हमारी कोशिश है कि ग्रुप बन के चलें और इंशाल्लाह ये ग्रुप बनेगा और इसमें मैं ये कहूँगा कि शर्जील भाई हों या मैं हूँ या कोई XYZ अगर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेगा तो वो फिर ग्रुप के साथ ही रहेगा। ये मैं आपको ऐलान खुला करता हूँ, यानी सच बोलना सीखा है कि मैं अगर बात करूँगा तो वही करूँगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो इजारादारी ख़त्म करने का इतना आसान भी नहीं है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कोई बोले मैं कोशिश के बगैर चल जाऊँगा तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहूँ कि ई वोट का सिलसिला आपने पिछले साल देखा होगा कि ई वोट एक प्रोग्रामिंग होती है जिसको हैंडल करते हैं वही लोग जो अपने कब्जा ग्रुप है उन्होंने हैंडल किया और जाहिर सी बात है शनाख्ती कार्ड कॉपी पे थंब प्रिंट भी नहीं लिया गया और उसी तरह हुआ। तो हम ये ई वोट की मुखालफत करते हैं और जो कमिश्नर इलेक्शन हो वो गैर जानिबदार हो और जुबैर मोतीवाला साहब इसमें इंटरफेयर ना करें। TDEP के चेयरमैन हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इसमें मुदाखलत भी ना करें और कन्विंसिंग भी ना करें। सैफुल्लाह भाई, आप बताइए क्या ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, क्या देख रहे हैं, कैसे हो गया इस दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराऊं कि हम तमाम लोग BMGN हैं। BMGN ग्रुप जो सिराज कासिम तेली साहब का जो ग्रुप था वो इस तरह टूट फूट का शिकार हो चुका है और लोग जो है वो एलीट क्लास अलग हो चुकी है और कारोबारी तबका अलग हो चुका है। और हमारी कोशिश ये है कि हम ये जो गुलदस्ता जिसे हर दफ़ा कहते हैं गुलदस्ता, इसमें अब हम जो बना रहे हैं उसमें छोटा और बड़ा हर किस्म का फूल होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो और उसमें एक आम दुकानदार और एक जो मिडिल क्लास जो है वो भी हो। ज़रूरी नहीं है कि जी अरबोपति हो। और दूसरा ये कि हमारा ये टारगेट है कि ग्रुप से कब्जा ग्रुप को हटाए और सरकार
सरकारी मदाखलत जो टी टाइप के नाम के ऊपर जो नवाजा जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाए। हड़तालों में तो सब अलग हो जाते हैं, कभी एक मौक़िफ़ आता है, क्या इस इलेक्शन में आप लोग एक साथ होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरा एक बिजनेसमैन अलायंस आया है आपके सामने, और 22 साल पुराने जो बुद्ध हैं उनको गिराने के लिए बड़े बड़े इंशाल्लाह बुद्ध गिराएंगे, उनको चकनाचूर करेंगे। हम चूँकि पूरी कराची की तमाम अलायंसों के और मार्केटों के रहनुमाओं को लेकर कराची चैम्बर में आए, और सब पुराने कराची चैम्बर के मेंबर हैं। हम भी कराची चैम्बर से ही ताल्लुक़ है हमारा 20 सालों से, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो दोहरा मेयार था, इंशाल्लाह ये जब ग्रुप आएगा तो ये दोहरे मेयार को ख़त्म करेगा। ताजिर कराची चैम्बर का चाहे सनतकार होगा या मेरा एक छोटा दुकानदार होगा, सब इक्वल इस प्लेटफॉर्म पे सब इक्वल होंगे। इस सीटों पे इंशाल्लाह आपको 28 के बाद जो है वो ये कराची की मार्केटों के ये सारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सदर नज़र आएंगे। अंजुमन ताजरान कराची, जावेद शम्स, बड़े सेंट्रल से आपका ताल्लुक़ है, आप कहते हैं कि भाई साउथ के ऊपर बड़ी कोशिशें होती हैं, सारी तंजीमें वहाँ की हैं, इस दफ़ा आप भी इनके हम साथ खड़े हो गए, कैसा है, क्या होंगे साथ इलेक्शन तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने नामिनेशन फॉर्म जमा करा दिया, हमारे सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि लाडनी, मलीर, कोरंगी, बल्दिया, औरंगी, न्यू कराची, केमाड़ी, लियाकताबाद, सुरजानी, पूरा कराची इनके साथ है। और अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो गई है कि वो इतने सालों से जो फॉर्म के पैसे जमा कराते हैं, सालाना फ़ीस जमा कराते हैं, वो आएँ और अपना वोट कास्ट करने के लिए आएँ और तब्दीली की राह में अपना किरदार अदा करें। और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, आज नहीं कल आएगी, लेकिन तब्दीली ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। ये तमाम वो छोटे ताजरान, वो तमाम एसोसिएशन से मुंसलिक सदूर इस वक्त हमारे साथ जो बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि अब कराची चैम्बर के जो इलेक्शंस हैं वो बड़े एलीट से निकल के छोटे ताजरों में आएंगे, और ये इलेक्शन इस दफ़ा जो है वो तब्दीली जो है वो कराची चैम्बर में नज़र आएगी। जी, मारूफ अदाकारा आमना इलियास एक बार फिर बड़े पर्दे पर जलवागर होने के लिए तैयार। फिल्म मस्तानी में आमना इलियास मरकजी किरदार में नजर आएंगी। अदाकारा आमना इलियास कहती हैं कि फिल्म इंटरटेनमेंट से भरपूर है। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी मंची हुई अदाकारा मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा अपने किरदारों में हकीकत के रंग भरे हैं। जो भी किरदार किया है उसको नाज़रीन की जानिब से खासा सराहा गया है, और इन दिनों आमना इलियास की एक फ़िल्म मस्तानी सिनेमा घरों की ज़ीनत बनने जा रही है। आमना, क्या कहेंगी, मस्तानी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। जितना कलरफुल ट्रेलर है फिल्म का, और मस्तानी का जो कैरेक्टर है, ये लड़की बहुत ही सरफिरी है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच बोलता है, काफ़ी ऑफेंसिव भी है, फ़नी भी है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस फिल्म को शूट करने। जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है उन्हें एक सस्ती तफरीह का जरिया समझा जाता था। अगर मल्टीप्लेक्सेस के मुकाबले में देखें तो उनकी टिकट्स थोड़ी सी कम होती थी। तो आप समझती हैं कि इनका रिवाइवल होना चाहिए और सिनेमा को आबाद होना चाहिए, क्योंकि कराची में तो बिल्कुल सिनेमा ख़त्म हो गया। ऐसा ना कहना आप लोग, एक ये नैरेटिव जो लोगों को दिए जा रहे हैं कि सिनेमा ख़त्म हो गया है, सिनेमा ख़त्म हो गया है, आई थिंक वी फर्स्ट नीड टू स्टॉप सेइंग दैट, क्योंकि फ़िल्में बन रही हैं और फिल्में आ रही हैं। तो जब तक हम ये लोगों के दिमाग में डालते रहेंगे, उनको हमने कंडीशन कर दिया है कि सिनेमा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो कहते हैं अब तो ख़त्म ही हो गया है, उन जाके सिनेमा की करना है, यू नो। सो ये ना करें। आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट फिल्म्स, कि कितनी मेहनत लग रही है, किस तरीके की फिल्में बन रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो लोग खुद आएंगे देखने। मैं बस यही कहूँगी कि मस्तानी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस कैरेक्टर से आप सब लोग बहुत रिलेट करेंगे। ये कैरेक्टर आपको मस्तानी हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक पैसा वसूल फिल्म है। प्लीज़ फिल्म को एक शॉट दीजिए, देखकर अपना ओपिनियन कायम करें, एंड स्प्रेड द वर्ड इफ़ यू लाइक इट, एंड प्लीज़ टेल अस इफ़ यू डोंट लाइक इट। IMDb पे जाके कमेंट करें। बिल्कुल जी, फिल्म जैसा कि आमना इलियास ने बताया कि पैसा वसूल फिल्म है। यकीनी तौर पर जब लोग सिनेमा से बाहर निकलेंगे तो हंसते हंसाते और इंटरटेन होकर सिनेमा घरों से बाहर का रुख करेंगे। जी, कराची के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में रूसी फ्लैग डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रूस के खूबसूरत सियाहती मुकामात से मुत्तलिक शुरका को आगाह किया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद। रशियन फ्रेंडशिप हाउस के ज़ेरे एहतमाम फ्लैग डे की तकरीब सेंट जोसेफ कॉलेज में सजाई गई। इस मौके पर असातिज़ा, तुलबा और रूसी वफ्द भी मौजूद था। रशियन फ्रेंडशिप हाउस के डायरेक्टर और रूसी वफ्द के नुमाइंदगान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के बिरादराना ताल्लुकात हैं। खुशी की बात है कि कुछ रोज कबल पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया और आज अगस्त के ही महीने में अपने मुल्क का फ्लैग डे मना रहे हैं। When people of Pakistan see Russian flag, they should know that we are not enemies, we are friends, big friends of Pakistan. So, and I really respect Pakistani national symbols, and I just want to share some information about our national symbols. Vladimir Putin and as the Prime Minister of Pakistan met each other in July of this year. And it is a good tendency. Also, we have a good relationship in the military sphere. रूस से आए वफ्द में शामिल माइकल ने रूस की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की। Cooperation organization as well as within the framework of mechanism to facilitate the Afghan settlement, such as the Moscow format of consultation and the regional quartet. सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर एलिजाबेथ ने रूसी वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। Your efforts in making this part of the event interactive and educational were truly commendable. I would also like to extend my heartfelt thanks to Mr. Ruslan Prokhorov, the director of the Russian Friendship House in Karachi. तकरीब में क्विज मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया। रूसी वफ्द ने शुरका को रूसी जामियात में फ्री स्कॉलरशिप से मुतल्लिक आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब तक के लिए इतना ही।